बाद आज सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने भी अपने अपने बजट पेश कर दिए हैं। सिंध में ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12%, जबकि ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाह 10% इजाफे की तजवीज़ यहाँ पर दी गई है। बजट का हुजम 3,451 अरब रुपए से जायद रखा गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने असम्बली से खिताब में कहा कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 20% कटौती की गई है। इस साल सालाना तरक्याती प्रोग्राम 520 अरब रुपए तक महदूद कर दिया गया है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के नए माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जबकि जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है इसका हुजम 547 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। वफाक और सिंध के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा ने बजट में कम से कम माहाना उजरत में 4,000 का इजाफा करते हुए इसे 40,000 रुपए करने का ऐलान किया है। KP के बजट का कुल तखमीना 2,119 अरब रुपए का लगाया गया है। इस पर मजीद बात करने के लिए प्रोग्राम में मुशीर खजाना है खुर्रम शहजाद भाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान है, ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले कि मैं आपसे बात करूँ जो सारी सिचुएशन बजट्स के हवाले से है, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ जो इस वक्त ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट सामने आया है, इसमें आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। अगर ये मामला मजीद बिगड़ता है तो ऑब्वियसली फिर मजीद कीमतें बढ़ सकती हैं। तो ऐसा होने की सूरत में खुर्रम पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा इसका? जी बहुत शुक्रिया किरण, मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, डेफिनेटली जब तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है तो हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंट है, यानी कि जो ट्रेड अकाउंट है, उसमें इंपोर्ट्स जो हैं उसमें एक सिग्निफिकेंट हिस्सा जो है वो ऑयल का आता है। उसमें डिफरेंट है, LNG है और क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो डेफिनेटली जब प्राइसेस कम होती हैं तो उससे फायदा होता है। आपने देखा भी है पिछले 1-1.5 साल में प्राइसेस जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई, तो उसे हमारे करंट अकाउंट में और खासकर इंपोर्ट्स में जो है हमारे रिलेटिवली बेनिफिट हुआ। और प्राइसेस ऊपर जाती है तो डेफिनेटली उसका एक जो है इम्पैक्ट आता है। लेकिन अभी तक ये 70s 60s और मिड 70s तक भी जो है कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड नहीं है। आप कह रहे हैं इतना बड़ा इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो बजट आप लोगों ने पेश किया उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क गिर एहतजाज करने का ऐलान कर चुकी है, तो पहले क्यों नहीं एतमाद में लिया गया उनको? देखिए जी, मैं तो इस पे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा पॉलिटिकल साइड पे, बट मैं ये कहूंगा कि ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों में पोलिशन गवर्नमेंट के साथ, बल्कि हर चीज में ऑलमोस्ट पोलिशन गवर्नमेंट है और इत्तेहादियों के साथ जो है बात हमेशा की जाती है। आप देखें एग्रीकल्चर टैक्स का जो मामला था कितना एमिकेबली जो है वो हल हुआ, और उसमें सिर्फ पोलिशन गवर्नमेंट नहीं, ऑपोजिशन भी साथ रही है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है यहाँ पर, सिंध ने भी अपना बजट पेश कर दिया। पीपल्स पार्टी जो मुतालबा कर रही है विफाक से, वो 50% का रेस की बात कर रही है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में, लेकिन खुद जो अपना बजट पेश कर रहे हैं वहां पर 10 से 12% का इजाफा किया गया है, ये तजवीज़ दी गई है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली जो बात आपने कही सिंध गवर्नमेंट की, तो मेरे ख्याल में वो बेहतर बता सकेंगे कि वो 50% कह रहे थे, खुद 10-12% किया है, तो वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे कि इतना कम क्यों किया है। ऑब्वियसली देखें, रिसोर्सेज जो होती है ना वो बड़ी लिमिटेड है और बड़ा देखभाल के आपको चलना है। आपको फ्रीबीज आप नहीं दे सकते, आप सब्सिडीज आप नहीं दे सकते आप, और आप जो है वो ये नहीं हो सकता कि जी आप कर्जा लें और उसे बांट दें। हमने ये किया है ना हिस्टोरिकली, तभी हमारे इकोनॉमी के हालात जो है बार बार हम IMF के पास क्यों गए। तो ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो सूबों को भी मेरे ख्याल में बड़ा देखभाल के चलना है, और सूबे अपना हिसाब खुद रखते हैं क्योंकि उनको वफाक से पैसे मिलते हैं, उसके साथ वो अपना टैक्स भी जो है वो ऐड करते हैं और ऐड करें भी। मौजूदा वफाकी हुकूमत जो है ना वो मुसलसल 3 साल से जो माशी अहदाफ हैं वो हासिल नहीं कर सकी है। इस मरतबा जो तरक्की का टारगेट है 4.2%, अफरात ज़र 7.5%, बजट खसारा GDP का 3.9% रखा गया है, लेकिन माहिरीन कह रहे हैं कि ये जो अहदाफ हैं ये गैर हकीकी हैं। सर अच्छा, एक तो मैं ये बताऊं कि आप कह रही हैं कि अहदाफ अचीव नहीं हुए, तो मैं आपको थोड़े से अहदाफ बता देता हूँ कौन से अहदाफ अचीव हुए हैं एक्चुअली। और ऑफ कोर्स GDP का जो टारगेट था वो 3 से लेकर 3.25% के अराउंड था, और उसमें डेफिनेटली 2.7% जो आया वो नीचे है। लेकिन उसके अंदर क्या रीजंस है? उसके अंदर 2 बड़े रीजंस हैं। एक, आपके पास जो है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसने अंडर परफॉर्म किया है, और उसके रीजंस हैं, और वो एकदम से टर्न अराउंड नहीं आता। उसमें 1-1.5-2 सालों से मसले चले हैं, क्योंकि हम डिफॉल्ट के वर्ष पे थे और उसके बाद वापस आए हैं, स्टेबिलिटी अचीव की है।
और पहले जो था इंटरेस्ट रेट्स आपके 22% पे थे, रुपया आपका मोस्ट अनस्टेबल था, महंगाई आपकी आसमान को छू रही थी। ये सब चीजें स्टेबलाइज हुई है, जिसमें आपका जो शरह सूद है वो आधा हो गया है। रुपया आपका मोस्ट अनस्टेबल से मोस्ट स्टेबल करेंसी बन गया है दुनिया की। उसके साथ साथ आपके यहाँ महंगाई की शरह हिस्टोरिक लो पे भी आ गई, और फूड की शरह जो 50-50% पे थी वो नेगेटिव भी हुई है। चीजों की कीमतें थोड़ी थोड़ी नीचे भी आई हैं। ठीक। तो ये सब चीजें देखिए चेंज होती है ना। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ कि टैक्स रेट से लेकर, एनर्जी प्राइसेस से लेकर, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, यानी कि जो पैसा आप बैंकों से बोरो करके इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेसेस में, तो ये सब चीजें बहुत महंगी थी। तो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी की प्राइसेस नीचे आई हैं, आपके यहाँ शरह सूद नीचे आ गई। अब टैक्स आहिस्ता आहिस्ता अपने जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है वो चेंज हुआ है, थोड़े थोड़े रिलीफ उस पर आना शुरू हुए हैं। तो ये बड़ी बात है, यहाँ से आपको जो ये मैन्युफैक्चरिंग है या इंप्रूवमेंट आएगी। फिर दूसरा एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के अंदर डिक्लाइन आया है बड़ी फसलों में, लेकिन बात यह है कि लाइव स्टॉक ने थोड़ा सा उसको पूरा किया है। इनपुट प्राइसेस नीचे जाती हैं तो ये चारे की प्राइसेस और इनपुट प्राइसेस बेहतर होती हैं, इन्फ्लेशन नीचे जाती है। तो उसकी वजह से देखिए एक अगर मैं एज किसान बात करता हूं तो मेरा एक व्यू ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली ऐसा होता, ये हो सकता है। देखिए एजम्पशंस, क्वालिटी ऑफ एजम्पशंस मैटर करती है। मेरा व्यू हो सकता है कि जी मुझे फसल पे अच्छी कीमत नहीं मिल रही तो मैं जानवर जो है वो पालूं। और जानवर आपको पता है ना, ईद जो गई है ये वाली बड़ी ईद, इस पे आप जरा एक इस पे रिसर्च कीजिएगा। जो प्राइसेस है ना जानवरों की, वो डबल हुई है पिछले साल से, डबल और ट्रिपल हुई है। मैं आपको ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो भाई आपको लाइव स्टॉक पे अगर अच्छी प्राइस मिल रही है, अच्छा मार्जिन मिल रहा है, तो आप फसल को थोड़ा छोड़ के ऑल्टरनेट पे जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा खुरम साथ ही मौजूद रही, कुछ एतराज़ात आईएमएफ की तरफ से भी आ रहे हैं, ऐसी भी खबरें रिपोर्ट हुई हैं, तलात आई हैं, तो इसकी भी मैंने कंफर्मेशन आपसे लेनी है और मजीद भी बात करनी है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहूँगी। खुरम शहजाद मुशीर ख़जाना प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। खुरम ये फरमाइएगा, कुछ खबरें आई इस तरह की कि आईएमएफ की जानिब से ग्रांट्स देने पर एतराज़ किया गया 344 अरब रुपए की, और इनको मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी करार दिया गया। कुछ इत्तलात आई हैं? आई डोंट नो, ये ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसने ग्रांट्स पे कुछ कहा है आईएमएफ ने। अच्छा ठीक है, आप इसको कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे ये फरमाइए कि बजट तकरीर में बताया गया कि पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2.5 रुपए फी लीटर की शरह से कार्बन लेवी आयद की जाएगी, जो अगले साल बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर कर दी जाएगी। तो इससे कितना फर्क पड़ेगा कीमतों पर, और वजह क्या है इसकी? फर्क से मुराद प्राइसेस हैं। तो देखिए अभी हो क्या रहा है कि ऑयल प्राइसेस जो है वो अभी तक जो एवरेज आ रहा था वो नीचे ही था, और अब थोड़ी सी बढ़ गई है ऑफकोर्स, लेकिन मेरे ख्याल में उस पर कोई इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसकी दो वजूहत है कि कीमतें नीचे आती गई थी तो उसमें एक रूम था गवर्नमेंट के पास एडजस्ट करने का, और उसने रिसेंटली किया भी था। आपने देखा होगा जो पेट्रोलियम लेवी थी वो बढ़ा दी गई थी, और उसको रीरूट करके उस पैसे को बलूचिस्तान के कुछ प्रोजेक्ट्स में लगाने की बात की गई थी। तो ये कार्बन लेवी का एक खास कॉन्टेक्स्ट है, और कार्बन लेवी का कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि एनवायरमेंटली जो इनएफिशिएंट फ्यूल्स होते हैं जो एनवायरमेंट को मजीद खराब करते हैं। आपको पता है पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा वर्स्ट हिट कंट्रीज में से जो क्लाइमेट से जो है ना नुकसानात हुए हैं। 2022 का आपको याद है फ्लड्स और उसके नुकसानात, इंसानी और माली नुकसानात कितने हुए हैं। तो इस वजह से इस तरह के स्टेप्स हैं जिससे आपकी डिस्करेजमेंट हो। देखिए लेवी जब भी लगती है ना किसी चीज को डिस्करेज करने की, तो ये छोटी लेवी इसलिए स्टार्ट की जा रही है। हमने आईएमएफ से 1.4 बिलियन डॉलर्स लिए हैं कि हम उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो लगाएं जिससे एनवायरमेंट बेहतर और ग्रीन इकोनॉमी है। इस वजह से ये उसका एक हिस्सा है। तो मेरे ख्याल को इतना बड़ा इशू है। ये भी फरमाइएगा, पीडीएम हुकूमत ने भी और इनफैक्ट मौजूदा हुकूमत के ओथ लेने के ठीक 1 महीने बाद यानी 14 मार्च को वजीर आजम साहब ने तकरीर की, सादगी अपनाने की बात की, किफायत शेयारी की बात की, अपने खर्चे कम करने की बात की, लेकिन हो इसके बरक्स रहा है। अरकान पार्लियामेंट, कैबिनेट मेंबरान की तनख्वाहों में कई गुना इजाफा हुआ, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के 534% इजाफा हुआ, वजीर आजम की सरकारी रिहाइश गाहों के लिए जो अखराजात हैं वो 72 करोड़ से बढ़कर 86 करोड़ हो गए। और ये सब ऐसी सिचुएशन में हो रहा है जब मुल्क में जो गुर्बत है वो 40% से बढ़कर 45% के करीब पहुंच गई। कोई वजाहत है इसकी, कोई जस्टिफिकेशन? अच्छा देखिए इसमें दो हिस्से हैं इसके। एक तो देखिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है, अगर वो जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है तो उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट जो है अगर मिलकर डिसाइड कर रही है तो वो है। हाँ अगर मिनिस्टर्स की या कैबिनेट की तनख्वाहें बढ़ती है तो देखिए वो फाइनेंस मिनिस्टर भी आपको उसकी जस्टिफिकेशन दे चुके हैं, और वो बड़ी रीजनेबल है कि 2016 के बाद अगर तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं
और आप एक एवरेज इन्फ्लेशन रेट भी लगा लें, उसको आप जो है जरा कैलकुलेट भी कर लें, तो आपको पास पास इतने ही कुछ बन जाते हैं आपके पैसे जो होने चाहिए, जो एक रीजनेबल जो है। देखें, ये बात सही है कि बहुत सारे साहिब हैसियत अफराद भी हैं, बट ये भी बात है उसमें कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके इतने ज्यादा कोई कोई इतने स्ट्रांग कोई वेल्दी बैकग्राउंड्स नहीं है, और वो काम करते हैं। देखें, मैं अपना आपको बताता हूँ क्या होना चाहिए। देखें, आप जब भी रीजनेबली पे करते हैं किसी को भी, उसके मेरिट के हिसाब से, उसके 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 जो भी उनके एक कॉन्फिडेंस होती है उसके हिसाब से, तो वो उसके बाद फिर अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सब चीजें भी आप कर सकते हैं। तो भाई अगर कोई काम कर रहा है और उसको उसको करना है, तो आप उसको एक रीजनेबल जो है हिसाब से आप उसे इंक्रीज देते रहें, ये जो भी उसका एक परफॉर्मेंस है आप उस मेरिट पे करते रहें। लेकिन अगर आपको लगता है कि जी ये तो डिसीजन ही गलत है और ये तो होना ही नहीं चाहिए, तो उसकी देखिए कोई बेसिस तो होनी चाहिए ना। आप मुझे बताएं कि इसकी बेसिस क्या होनी चाहिए थी? क्या 10% होना चाहिए था, 50% होना चाहिए था, या 1000% होना चाहिए था? कोई कहीं से स्टार्ट तो करना है। तो वो मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो एक रीजनेबल नंबर है। आप देखें, गवर्नमेंट की तनख्वाहें हो या हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी होता है ऐसा, तनख्वाहें जो है एटलीस्ट इन्फ्लेशन के हिसाब से सपोर्ट जरूर दी जाती है, ओवर एंड अबव आपकी परफॉर्मेंस। आप 2016 से बात कर रहे हैं, तो अगर 2016 से अब तक भी अगर एवरेज भी निकाल लिया जाए ना, तो 10%, 15%, 20%, ये बढ़ते बढ़ते 9 साल में 100% से 150% होती है, या तो 500% से अबव है। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? नहीं नहीं, देखिए 2016 से 2025 के बीच में तकरीबन 9 साल, 9 साल में अगर आप एवरेज ग्रोथ लगा लें इसकी, तो वो इन्फ्लेशन के पास पास ही आनी चाहिए, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है जिसमें थोड़ी रियल ग्रोथ हो जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल करें ऐसे ही है कि आप करेंसी की मैं एग्जांपल देता हूं कि करेंसी को आप रोक के रखें जबरदस्ती, और पांचवें छठे साल एकदम से वो 150% जो है वो करेंसी चली जाए, तो यही हुआ है ना। आपको याद है ना करेंसी के साथ, करेंसी पे हमारा क्या हुआ? ये एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि जब आप हर साल एक सर्टन जो रीजनेबल नंबर है उस पर ग्रोथ नहीं देंगे, और आप 10 साल के बाद आपको रियलाइज होगा कि जी अब करें, तो फिर यही होता है। और आप जो मुलाजमीन की बात कर रही हैं, उसमें हर साल इंक्रीज का आया है, इन्फ्लेशन नहीं बल्कि इन्फ्लेशन से बढ़ के आया है। अब लास्ट ईयर देख लें, 20% इजाफा था ना लास्ट ईयर मुलाजमीन, और एक्चुअली इन्फ्लेशन कम हो गई, और इस मरतबा इन्फ्लेशन कम हुई है तो वो इजाफा भी कम हुआ है।